ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेटिंग फॉर गाडो, गाडो का इंतज़ार। देयर इज़ अ करैक्टर लकी। ऑलरेडी आप इससे अवेयर हैं, आपने टेक्स्ट पढ़ा है। वाइट हेयर है उसकी, यानी ग्रे हेयर, लंबे लंबे बाल हैं, औरतों की तरह लंबे बाल हैं। दाढ़ी भी है उसकी लंबी, और यहाँ पर एज अ स्लेव सामने आया है, जिसके गले में एक जंजीर है, जिसको एक और कैरेक्टर जिसका नाम है पोजो, उसने पकड़ा हुआ है। अब हम इस कैरेक्टर को देखेंगे। इस स्टेज पर आकर इसने एक स्पीच भी की है, और इसने महकूमी की कुछ बिहेवियर भी शो किए हैं। क्या ये लकी तमाम इंसानियत को सिविलाइज करता है? क्या ये लकी किसी सेंट को, किसी मुबल्लिग को रिप्रेजेंट करता है? लकी की स्पीच की क्या वर्थ है? वो जो लॉन्ग स्पीच में जो कुछ कहता है, पूरी स्पीच किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? स्पीच के अंदर जो फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? उसने कोई मीनिंगफुल बात की है? क्या उसके अंदर कोई पैराडॉक्स है? क्या पूरी की पूरी स्पीच कोई पैराडॉक्स है? व्हाट इज दैट? लकी के करैक्टर को हम एनालाइज करने जा रहे हैं। इन माई हैंड देयर इज अ बुक, करंट ड्रामा, एंड देयर इज अ पेज नंबर 222, Lucky's tirade. Amslam Atkins thinks that Samuel Beckett's approach to Lucky's speech, लकी की स्पीच के बारे में ख्यालात ये हैं, इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत अहम है। इट अपेयर्स एज दो इट कंटेन द कोर ऑफ द प्ले, ऐसा लगता है जैसे पूरे प्ले का कोर ही यही है। वेयर एज रूबी कॉन opines that, रूबी कॉन opines क्या कहता है? It is a theological or philosophical argument presented in the rationalistic, geometrical mood of Descartes and Spinoza. Every word is part of a coherent syntax. थियोलॉजिकल और फिलॉसफिकल आर्गूमेंट है, एक बात ये तय हो गई उसके मुताबिक। थियोलॉजिकल या फिलॉसफिकल कोई आर्गूमेंट्स हैं। अच्छा, उसको कहते हैं कि रेशनलाइज कर लिया गया है, जियोमेट्रिकल मूड में बयान किया गया है। जियोमेट्रिकल मीन कैलकुलेटेड मूड में बयान किया गया। मैं सारी बात को कैलकुलेट भी करूँगा, एक बात फिलॉसफिकल, दूसरी बात थियोलॉजिकल, तीसरी बात कि अकल को ज्योमेट्रिकल मूड दे दिए गए। डिस्कार्टिस एंड स्पिनोजा, ये दो बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर हैं। डिकॉर्ड कहते हैं इसको। ये जो डिस्कार्टिस लिखा हुआ है, डिकॉर्ड कहते हैं इसे। डिकॉर्ड और दूसरे कहते हैं स्पिनोजा। फिर उनकी फिलॉसफी को बयान किया गया है, स्पिनोजा की और डिकॉर्ड की। डिकॉर्ड वही है जिसने कहा था बिकॉज आई थिंक आई एम, बिकॉज आई थिंक आई एम, क्योंकि मैं सोच सकता हूँ मैं हूँ। देयर इज अ क्वेश्चन डिकॉर्ड के ऊपर, सबसे बड़ा उसका डायलॉग, उसकी हिस्ट्री का, उसकी लाइफ का यही है कि जब इंसान की बीइंग पर, उसके होने पर क्वेश्चन उठाया गया कि इंसान कैसे है, कहाँ है, किस जगह पर है, ये हार्ट इंसान है, ब्रेन इंसान है, ये हाथ इंसान है, कहाँ है इंसान, इंसान है भी सही या नहीं है? तो उसने कहा बिकॉज आई थिंक आई एम, क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं हूँ। तो अब इसको जरा, ये बड़ी लाइट सेंटेंस है, बट दैट इज रियली फिलॉसफिकल, और इसको आप मजीद इंजॉय भी कर सकते हैं। अच्छा, स्पिनोजा का भी, अब स्पिनोजा एक बहुत बड़ा फिलोसफर आया है, उसकी क्या पूरी की पूरी थ्योरी थी वो हमें रीड करनी पड़ेगी, जो कि इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन मैंने स्पिनोजा को पढ़ा जरूर है। एवरी वर्ड इज पार्ट ऑफ अ कोहेरेंट सिंटैक्स, बस वो एक रब्त वाली स्पीच का हिस्सा है हर एक लफ्ज। अब हमने इस कोटेशन को ब्रेक किया है, समझने की कोशिश की है, यानी कि ये क्रिटिक कहना चाहता है लकी की स्पीच के बारे में कि वो फिलॉसफिकल भी है, थियोलॉजिकल भी है, एक रवानी में भी है, और वो कहता है कि लफ्ज़ कोई ज़ाया नहीं है, बल्कि तमाम अल्फाज जो हैं
वो ज्योमेट्रिकल अंदाज में पेश किए गए हैं। तो कहा क्या गया है ये भी बताते हैं। कहा क्या गया है? मेरे ख्याल में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया। वर्ड ज्योमेट्रिकल मौजूद है, वर्ड फिलॉसफिकल मौजूद है, लेकिन ये इसमें कहा कुछ नहीं गया। ये क्या बात हुई? कहा तो गया है, लिखा तो गया है, उसके अंदर लिखा तो गया है, लेकिन बात यह है अगर उसमें कुछ नहीं कहा गया, इट्स मीन दैट हम तमाम ह्यूमन बीइंग जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, वो ऐसे ही वर्ड फ्रैगमेंट हैं और तरतीब से हैं, उनकी उतनी ही वर्थ है, उतनी ही डीप है पूरी स्पीच और वर्ड जितनी कि हमारी आम रूटीन में है। नहीं, इसके अंदर मैं दूसरा एंगल लेता हूँ, नहीं इसमें बहुत कुछ है, फिलोसफिकल चीज़ें हैं इसके अंदर थियोलॉजिकल चीज़ें हैं, नहीं इसके अंदर बहुत अहम तरीन इशारे मौजूद हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। और बल्कि आप यूँ कहिए पूरी स्पीच को अगर आप गौर से और डीपली पढ़ेंगे तो आपको कई मीनिंग भी उसके अंदर निकलेंगे, लेकिन जब आप इस स्पीच को पढ़ते हैं मीनिंग निकाल नहीं पाते। आपको खुद सोचना पड़ता है कि पॉसिबल है ये कहा जा रहा है। तो इट्स मीन दैट जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर, जितने बड़े बड़े मुबल्लिग जो कुछ कहते हैं वो यही कुछ है, समझ में आता कुछ नहीं है, खुद ही हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कृष्ण चंद्र बहुत ही ज़्यादा पाए कि कोई विशाल तबीयत की चीज़ थे, रूह थे। अब ये कृष्ण चंद्र के बारे में कह दिए, अब वो फिलोसफर बैठेगा या आप आम थिंकर बैठेगा, वो कहेगा कृष्ण चंद्र नाम देखे कैसा नाम देखे, नाम जपने से ही मन में मज़ा आ जाता है जी, क्या बात है। उसके अंदर कृष्ण चंद्र अजीम की तरफ पर गौर करें, अजीम असल में लफ्ज़ लिया गया है फारसी से और इसका मतलब ये बस एवरीथिंग इज बाय अस, हम उसमें वो फ्रेगमेंट दे रहे हैं, टुकड़े दे रहे हैं मुबल्लिग जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं कृष्ण चंद्र के, वो उसकी चीज़ें सिर्फ ये बयान कर रहे हैं, हम उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। लकी की स्पीच भी ऐसे किसी मुबल्लिग की तरह है, बहुत डीप है, फिलॉसफिकल, इतनी डीप और फिलॉसफिकल है जितनी ये किसी फिलॉसफर की होती हैं, लेकिन क्या है सोचते हैं हमने, बात हम करते हैं ना कि वो करते हैं। लकी की स्पीच दोनों एंगल्स हैं, या तो ये फजूल फ्यूटाइल किस्म की कोई चीज़ है, और अगर ये फ्यूटाइल है इसमें जब तमाम ह्यूमन बीइंग के जितने मुबल्लिग हैं वो सारे फ्यूटाइल बात कर रहे हैं। जैसे कोई मतलब जो है वो लफ्ज़ में आ जाए तो कुछ भी बोलता जाए और हम फिर उससे समझ लें कि हाँ इसने ये कहा होगा, शायद इस तरह फिर वो हेड टाइम है और उसको पता नहीं चलता, वो बोलना शुरू कर देता है। लेकिन आप इस एंगल को देखिए जिस एंगल से मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात मैंने ये कही, या तो फ्यूटाइल है, अगर ये फ्यूटाइल है तो तमाम ह्यूमन बीइंग के तमाम मुबल्लिग जो हैं वो फ्यूटाइल बात कर रहे हैं, फजूल बात कर रहे हैं, या तो ये इंतहाई फिलॉसफिकल थियोलॉजिकल और बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्पीच है, बड़ी तरतीब सिमेट्री के साथ। तो तमाम इंसानों की स्पीच इतनी फिलॉसफिकल थियोलॉजिकल और सिमेट्री के साथ है, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं समझ कुछ नहीं आती क्योंकि है ही फिट्यूड। तो दोनों एंगल्स में आप जाएंगे, इसको फिलॉसफिकल डीप गहरा जितना मर्जी लें, फिर भी मकसद फ्यूटाइल, अगर से फ्यूटाइल लेते हैं फिर भी मकसद फ्यूटाइल। मेरे नज़दीक ये स्पीच फ्यूटाइल है, ये जितनी गहरी है तो हम इंसान भी इतनी गहरी बातें करते हैं लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। हाँ, खुद से हम अगर सोचते हैं, अगर आप में से कोई सोचता है कि नहीं इसमें फलां फ्रेगमेंट जो बहुत काम का था, बहुत अच्छा था, ठीक है, फ्रेगमेंट बहुत अच्छा था, उसके अंदर बड़ी गहरी बात की गई है, तो इट मीन दैट यू आर थिंकिंग दैट दैट इज वेरी प्रीशियस थिंग, बट एक्चुअली दैट इज नॉट। असल चीज़ हम खुद ही है, ठीक है। जिस तरह के ब्लेक कहा गया था कि या ये फिलॉसफर जो हैं स्पॉन्जा और इससे रिकॉर्ड है, इनके जो आइडियाज़ थे उनके आइडियाज़ भी इसी तरह थे कि गॉड के ऊपर एक्चुअली काम जो हुआ है वो 13-14 सेंचुरी में आकर हुआ है। एक्चुअल जो काम हुआ है जिसमें गॉड की चेहरे मोरे को, खदोखाल को वाज़ेह किया गया है, व्हाट ही इज़ एक्चुअली, वो
अगर बुक्स के हिसाब से देखा जाए, किताबों के हिसाब से देखा जाए, हिस्ट्री के हिसाब से 13वीं 14वीं 15वीं सदी में ये रिकॉर्ड जो है 15वीं सदी का है। और 17वीं सेंचुरी में आकर फिर इंग्लिश लोग जो हैं उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं उसके अथॉरिटी को, जैसे कि आपने क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ा है, फिर व्यू बदल गया है फिलॉसफर। तो ये चीज़ें आई हैं, फिर वो निकल गई हैं। तो मे भी ये जो करैक्टर है जो कुछ भी कह रहा है उसका मतलब है कि हम ही हैं वो कहते हैं, एक बड़ी देसी सी मिसाल मशहूर है, अब्बा जी दिया करते थे। वो कहते पीर को पीर नहीं बनाता पीर को मुरीद पीर बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें वो ब्लेक भी कहता है, वो कहता है ये एक ऐसा गॉड है, एक ऐसा गॉड का घर है जिसको हमें चंदा देना पड़ता है, बजाय इसके कि वो हमें दे, हमें उल्टा चंदा देना पड़ता है उसे। ठीक है, अल्लाह ताला माफ़ करे और इनकी भी अल्लाह ताला माफ़त फरमाए। ये जो बड़े बड़े राइटर हैं, अल्लाह दुआ कर तो अल्लाह बख्शने वाला है बाबा। अच्छा, बेकेट तो स्पीच हमने पढ़ी थी, आपके पास बुक है तो स्पीच में एक बार पढ़ देता हूँ। किसी के पास नहीं है? अच्छा, किसी के पास भी बुक नहीं है टेक्स्ट में? हमें पता नहीं था कि आपने आज ये नहीं, पता नहीं था कि बात अलग है। आप तो स्कॉलर हैं, आप 4-5 6 किताबें आपके पास हो जी, आज ये किताब भी देखें, ये भी देखें, ये भी देखें, आप एक किताब उठा के आगे दिया सर को पता नहीं। अब तो माशाल्लाह आप पास भी हो गए हैं, अब तो बहादुर बन के बैठे जी। हम तो अब बुक्स नहीं पढ़ते। अच्छा, ओके जी, नेक्स्ट देखें। Beckett divides the speech into 3 parts and divides again into 2 sections. स्पीच को 2 पार्ट्स में तकसीम किया गया है, फिर आखिर में लास्ट में फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। सेकंड पार्ट इज एन इनकम्प्लीट फ्रेगमेंट ऑफ अ रेशनल आर्गूमेंट। जो कि सेकंड पार्ट में कुछ रेशनल आर्गूमेंट्स मौजूद हैं, अक्ली आर्गूमेंट मौजूद हैं, लेकिन इनकम्प्लीट हैं। 3 subdivisions are described within this second part. A self-representing verbal trap reminiscent of the dog song in Act 2nd, and in enumeration of activities taking place in cycles of time, autumn, summer, winter, and place. ये उसने नाम बताए हैं, फैखम, फहम, क्लेफम। तो ये ऑटम, समर, विंटर, ये इस तरह के वर्ड्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। कलेक्शन ऑफ द कंट्राडिक्शंस एंड मेलाप्रोपिज्म्स। चलो व्हाटसएवर जो चीज़ें भी हैं उसमें बयान की हैं, उसकी अपनी एक वो है। इसके मीनिंग वगैरह सारे देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा बताया जा रहा है कि स्पीच के अंदर हमें 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं हम डिस्कस की थी। उसमें एक पॉइंट उठा लिया कि ये चीज़ें इस चीज़ को शो करती हैं। आप हो सकता है उस चीज़ को शो ना करती हो, आप जो कुछ सोचते हैं हो सकता है आप अपने बारे में कहेंगे। उसे नेट से लिया है तो जिस क्रिटिक ने इसको लिखा है उसे पता नहीं कहाँ से इसको समराइज करके लिख दिया है, तो इसका बैकग्राउंड पूरा पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा कि वाकई ये स्पीच हो सकती है, ये बात हो सकती है, दैट इज इम्पॉर्टेंट और नॉट। या तो बैकेट से डायरेक्टली पूछ लें, लेकिन बैकेट की सूरत हाल तो ये है कि बैकेट से पूछा गया व्हाट इज गाडो, उसने कहा इफ आई न्यू व्हाट इज गाडो आई मस्ट राइट इट इन द प्ले। अगर मैं जानता होता कि गाडो कौन है तो मैं उसे लाजमी प्ले के अंदर ही लिख देता कि गाडो कौन। तो इट्स मीन दैट हाँ कोटेशन लिखते हैं, लेकिन वो और बात करें बोले जी अगर वो सवाल पूछे तो हम लिख सकते हैं कि इफ आई नो व्हाट इज दैट आई मस्ट राइट इट। लेकिन बात यह है कि उन्होंने तो आपसे यही कहा ना कि यू मस्ट एज्यूम इट, आपकी प्रेडिक्शन क्या है। तो जिस तरह के गाडो की डेफिनेशन खुद बैकेट को नहीं पता कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गाडो,
इस तरह ना कि स्पीच की ना डायलॉग की आप 100% डेफिनेशन आप कर सकते हैं कि दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन आप द स्पीच में भी, इस स्पीच की भी आप नहीं कह सकते कि यही ही डेफिनेशन होगी। थर्ड पॉइंट डिस्कस। अच्छा, तो ये 3 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, इसका बैकग्राउंड नहीं पता कि क्या इसका बैकग्राउंड है। व्हाट्स एवर, इफ यू वांट टू मेक अ रट्टा देन यू कैन, अगर लगाना है तो फिर ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं, बल मैं इसके हक में नहीं। The third part discards all syntax and lapses into complete aphasia. Its phrases are of 2 kinds. Those with elements repeated from or referring to the previous parts and poetic words introduced for the first. क्या है भाई? उसने मतलब उसका ये मतलब एक्चुअली एक बड़ा मतलब ऐसे होगा, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा बड़ा सारा, तो वो कंप्यूटर को देते हैं कि जी इसकी समरी बना के दें, कंप्यूटर उसकी समरी बना देता है, फिर उसको उठा के वो समराइज करके दे देते हैं। नहीं तो आप हमें ये बता सकते हैं ना कि अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्या मेन पॉइंट है जो हम, वो मेन पॉइंट डेफिनेटली मैं स्टार्ट में बताता हूँ और एंड पर भी बताता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने का मकसद ये है कि कुछ और पॉइंट हमारे हाथ आ जाए जो भी क्लियर है। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि इसके अंदर रिपीटेड कोई वर्ड्स मौजूद है इसके अंदर जो कि प्रीवियस पार्ट में भी इस्तेमाल किए हैं उसने, और दूसरी बात ये इसके अंदर पोएटिक स्पीच भी इस्तेमाल की है। दिस थिंग रिलेटेड टू एक्चुअल थिंग इज दैट जो ये 2 पॉइंट बनाए, तो मैं कहता हूँ कि ये 2 पॉइंट टेक्निक के हवाले से हो गए ना। अगर आप उसकी स्पीच को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप उसकी स्पीच को ओवरऑल लें, स्पीच को ओवरऑल लें। अगर आप इंडिविजुअली एक मतलब डायलॉग को भी डिस्कस करना चाहते हैं, डिस्कस करें डायलॉग को, यही स्पीच इनफ हो जाएगी, स्पीच के ऊपर डिस्कशन इनफ हो जाएगी। मैं एंड पर आकर सिर्फ पॉइंट बता दूंगा कि इसके ये पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं। Okay, Lucky Tyrant is the longest verbal outburst in the whole play. It appears to be very significant from the point of view that it is the first time Lucky speaks. As a second act, he becomes dumb. Also because he is the one who has taught Pozo what is beauty, grace and truth. पोजो को उसने यही बताया है कि ब्यूटी क्या है, ट्रूथ क्या है और ग्रेस क्या है। ये लकी ने ही बताया, पोजो को इन्फॉर्मेशन दी है। इट मीन दैट मुझे अल्लाह ताला माफ़ करे, मुझे ये शक पड़ता है कि ऐसे जैसे उसके वाइट हेयर हॉली लगते हैं, उसकी दाढ़ी है, तो मुझे यूँ लगता है कि लकी जो है ना उसको एक एंगल में लकी जो है उसको देवता का, गॉड का, ईश्वर का रुतबा दिया गया है भाई, दैट इज ईश्वर में भी। और जो पोजो है ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस गॉड, इस देवता का रिप्रेजेंटेटिव है पोजो। जिस तरह के प्रॉफ्ट होते हैं वो उस तरह के मतलब वो कर रहा है, लेकिन उसने देवता के गले में जंजीर डाली हुई है, उसको अपना गुलाम बनाया हुआ है। उसकी मदद से भाई वो मुझे देता है, वो मुझे सपोर्ट करता है, मुझे हर चीज़। ये एक एंगल है, ठीक है। लाजमी कि 100% यही बात ठीक भी हो। तो ऐसा ऐसा वो समझना शुरू हो जाते हैं कि हमें इनके साथ ऐसे नहीं ऐसे रहना चाहिए। जैसे आप लोग कहते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ाया, इतना पढ़ाया, मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। ये आपने बच्चों से ये सीखा कि जब मैंने उनको कम पढ़ाया तो उनका रिजल्ट अच्छा आया। मतलब उसने उसको ये बात समझा दी। जैसे किसने किसको? मतलब जैसे लकी के ऊपर बार बार कहते थे ना कि आपने इसको क्यों इतना बांधा हुआ, कि बार बार इसने बैग क्यों नहीं रखता, और वो जज देता था और वो फौरन उसकी चीज़ को पकड़ा देता था। तो वो जो ऐसा वो बार बार इसी बात को रिपीट करता है, तो वो कहता है ठीक है तुम जाओ। वो रोने लग जाता है जब लड़की, तो वो उसको मार देता है तो ये लोग तुम जाओ उसकी आँखें साफ करो। वो उसके पास जाता है उसकी आँखें साफ करने के लिए, लेकिन वो उसको मारता है, इसलिए सोचते हैं कि उसको जख्म हो जाता है टांग पे। तो फिर वो कहते हैं कि हमने इसकी करीब नहीं खाऊंगा, ये बाकी इसी काबिल है कि इसको इस तरह से रखा जाए। तो वो कहते हैं कि मैं भी इसके साथ पहले इस तरह से पेश आता था, लेकिन इसी ने मुझे सिखाया कि इसको इसी अंदाज में रखना। या फिर वो इक्वल थे तो एक ने दूसरे के ऊपर वो
क्या दोनों इंसान हो सकते हैं? आपकी बात और आपकी बात दोनों ये ह्यूमन कंटेक्स्ट में देखी जा सकती है, लेकिन मैं ह्यूमन कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, मैं उनको सिंबलाइज कर रहा हूँ किसी बड़े कंटेक्स्ट में, गॉडली कंटेक्स्ट में उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। तो उसे जब कहा कि ग्रेस, ब्यूटी और मुझे ट्रूथ के बारे में बताया है, तो मुझे यूँ लगा है जैसे कोई मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देवता हो और वो बता रहा हो कि मुझे उसने सारा कुछ सिखाया है। लेकिन उसको स्लेव बनाकर क्यों रखा हुआ है, मे बी हम उसका यूज़ करते हैं, किसी ईश्वर का नाम लेकर हम लोगों के ऊपर चढ़ाई करते हैं और बार बार ईश्वर को का पट्टा खींच लेते हैं कि आ जा ईश्वर अब तू बोल, अब यहाँ पर तू ये कहे, ठीक है, तू सपोर्ट कर, whatsoever that can be, that maybe all this is futile, जो मैंने कहा है सारा futile है। Lucky is not a half-wit or simply a song and a danceman. He is a Shakespearean fool of display, who teaches his master what beauty, grace and truth is. He knows what is going around him, but he does not vocalize the truth. But only once he gets the chance to think what is thinking, he sums up the whole in the word chaos. इसे chaos भी पढ़ सकते हैं chaos में. His tirade is verbal chaos, and truly so, because it was out of chaos that order was created. इस पैराग्राफ में इस चीज़ की डेफिनेशन की गई है कि एक एंगल में लकी एक फूल है जो अपने मास्टर को सिखाता है कि उस पर जुल्म कैसे करना है। आप में से किसी ने कहा था यही बात आपने कही थी। ओके, नेक्स्ट, द कंटेक्स्ट ऑफ Lucky's tirade can be comprehended either by looking at its form, tune and style or by observing the reaction of the listeners. अब यहाँ पर उसने एक बात की है कि आप उसको लकी को पहचान सकते हैं, उसकी स्पीच को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे? लकी के स्टाइल से, ट्यून से, उसके मूड से। और या फिर आप दूसरी बात डिपेंड करती है कि हु वाज लकी, डिपेंड करती है किस पर? मारिया आप बताएं। डिपेंड करती है किस पर? चुप, मारिया की चेली। रीडर पर डिपेंड कर लिया कि उसका रिएक्शन क्या आता है, लिसनर का। द फॉर्म ऑफ दिस tirade is chaotic and broken. It is a heap of broken images. It reveals the chaos of the mind and the situation in which it is placed. There is no logical thread between the words, which are all jumbled up. पीछे उसने कहा है कि उसकी स्पीच के अंदर एक और राइटर ने कहा था कि कोहेरेंस है, इसके अंदर एक तवातुर है, लेकिन यहाँ पर ये कहता है उसके वर्ड्स में कोई भी आपस में लॉजिकल थ्रेड नहीं है, बल्कि ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं, मिक्स कर दिए हैं, वर्ड को पाइल कर दिया वर्ड के ऊपर। The opening of the tirade is scholastic in manner. He refers to the works of Pencker and Wortman about the existence of the personal God with wide beard. अब यहाँ पर वही बात कर रहा है कि वो रिप्रेजेंट करता है गॉड को, कि गॉड एग्जिस्ट करता है, उसकी ही अपीयरेंस उसके पास है। रेफरेंस टू द वर्क्स ऑफ Pencker and Wortman is the parody of the theologians who always taught by quoting some renowned personality to make their arguments strong. ये बिल्कुल ही वाज़ेह हो जाता है ऐसे जैसे वो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड जो होता है वो जब बात शुरू करता है सबसे पहले कोट करता है कोई ना कोई अहम बात करता है, कोई शेर देख लें, बुजुर्ग मुबल्लिग देख लें, उसके बाद फिर वो बात अपनी शुरू करता है। तो ये भी जब बात स्टार्ट करता है तो बड़े स्कॉलरली अंदाज में स्टार्ट करता है उसको। Thus, reference occurs again later in the tirade. The technique of the repetition is also scriptural. Scriptural यानी कि जैसे स्क्रिप्चर होता है ना, मुकद्दस कोई सहीफा होता है, उसका रेपिटेशन होती है, ठीक है। मतलब वेद के अंदर लिखा गया है कि और तुम ईश्वर की कौन कौन सी विशाल ब्लेसिंग को भुलाओगे, ठीक है।
मैं हिंदू हूँ क्या ईश्वर? तुम हिंदू हो? तो ईश्वर गीता के अंदर नहीं भूलेगा, वेद में लिखा हुआ है। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इस्लाम से उन्होंने चोरी की हुई है। अल्लाह माफ़ करे, इनकी बख्शिश करे। चोर है ये भी हिंदू सारे। अच्छा जब ये वैसे रिप्रेजेंट कर भी रहा है तो फिर इसका क्या मतलब है कि वोट तो बहुत ही कॉमन बनाना है? कॉमन बनाना नहीं है कि हमने वोट बनाया हुआ है सारा। इस्तग़फ़ार कहिए। गॉड हो गया ले चीज़ों को बस किताब के हद तक रखे और यहीं पर बच्चे होते, यहीं पर बस लिख खाइएगा, बस सब अच्छा है। नमाज तो पढ़ते नहीं है तो आप The technique of repetition is also scriptural. Repetition की बात आ गई। The white beard of the personal god directly refers to God who is the personal god of Astragon and led me having a white beard. अब वो लकी जो है उसकी बेरिंग जो है उसका चेहरा मोरा ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई देवता जैसा हो, जैसे कि एस्ट्रागॉन और लेटमी सोचते हैं कि गाडो आएगा। इनकी गाडो से रिप्रेजेंट अपना रिजेंबल कर रहा है। लकी गाडो से रिजेंबल भी कर रहा है ना। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं ना कि हम किस तरह लेते हैं। स्पीच तो खास तौर पर उसकी जो है बड़ी पावरफुल लगती है। एवरीवन इसको इसकी डेप्थ सिर्फ इतनी है, हर एक का पर्सनल गॉड है ना, ठीक है ना। मतलब है कितने रिलीजन है, क्रिश्चियन का पर्सनल गॉड और है, दूसरों का और है। इवन कि हर क्रिश्चियन इंसान का गॉड जो है उसके बारे में कंसेप्ट अपना अपना है। अभी भी आप अपने इलाके में चले जाएं और आप पूछिए कि गॉड कैसा है तो आपको शायद बहुत सारे लोग ये भी कहें कि बहुत सारी बड़ी बड़ी सफ़ेद मूंछें और दाढ़ी के साथ एक बहुत बड़े से झूला जो ज़मीन पे इसका करके देख रहा है वो गॉड है। मिजाजी खुदा उसके बारे में उसको सज्जा करना मतलब अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं हस्बैंड, ठीक है, मिजाजी खुदा, सच्ची बात। औरत वो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकती। पर्सनल गॉड ये है कि जिस चीज को हम पूज रहे हैं वो हमारा गॉड है, जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिसके लिए घूम रहे हैं, बस वही गॉड है। एक मैं मूवी देख रहा था तो उसने डॉग को लिए फिर रहा था तो उसने कहा उस मूवी में, उसने कहा वी आर देयर गॉड, हम इनके खुदा हैं, हम इनको रोजी रोटी आती दे रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, तो हम इनके गॉड हैं। कि वो खुद ही विक्टिम है और गॉड कैसे है? नहीं, यहाँ पर लिंक नहीं करती, वो हमने वैसे कहनी होती है। अगर हमने शादी भी तो करनी है। रिलीजन हर एक का मतलब अपना है, जैसे जितने भी रिलीजन है उनका अपना पर्सनल गॉड है। फिर अगर हम और ज़्यादा डिटेल में जाएं तो जो हिंदू है अलग अलग उसको भगवान को मानते हैं, कोई दादा साहब चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। हिंदू है अपने अपने भगवान को मानते हैं, कोई दादा साहब चले जाता है, कोई इधर इधर। या कोई फायदा दे सकता है, अब वही गॉड है जिससे मानते भी जाते हैं, फिर हम उसको गॉड मान के जाते हैं। अगर भगवान को नहीं भी कहते हैं तो हम मानते हैं उसको कि ये है। शादी ने वैसे बात बहुत अच्छी की है, जब छोटा बच्चा होता है तो उस वक्त उसका गॉड, उसका देवता, उसका सारा, उसका बाप है, उसकी माँ है।
बड़ा होता है तो अगर उसके पास वसाइल नहीं है कैथलिक चर्च जाने के, तो वो दारू खाते हो जाता है। उसके लिए वही मतलब तो सब कुछ होता है। तो अगर वसाइल हैं तो फिर वो दूर दूर भी जाता है, बहुत सारे और भी चीज़ें। लेकिन बात ठीक है, हर शख्स का पर्सनल गॉड है। वो भी वो उसमें थोड़ा सा रिलेटेड मुझे शायद वो तीन का मिली है, तीन का मिली तीन काम में भी लोग चाहते हैं मतलब ये तीन की तरह ना जिस चीज़ को मन मार्केट हो जाता है, जिस चीज़ को मानने लग जाता है। हाँ, फिर हम उसको अगर हम उसको पावरफुल मान रहे हैं मतलब हम उसको गॉड मान, तो हमारी किस्मत बदल सकता है। अगर वो हमारी मुश्किलें हल कर सकता है, वो हमें खुशी दे सकता है, तो दैट मीन्स कि हम गॉड के साथ यही चीज़ है ना, वो हमें खाना पीना दे सकता है। अच्छा, इन्होंने बात एक अच्छी की है, व्हाट इज सेंट? पीर क्या है? पीर तरीक़त जिसे कहते हैं, पीर क्या है? दैट इज आल्सो द शेप ऑफ द सेम गॉड, पर्सनल गॉड आप उसे बना लेते हैं अपना। उसे जो कुछ कहा है, इवन कि आप अगर मतलब स्पिरिचुअलिज्म की फील्ड में जाएंगे अगर आप, तो वहाँ पर बाकायदा ये आपको मुख्तलिफ लेवल्स मिलेंगे क्वालिफिकेशन के, कि फ़नाफ़िल ज़ात, फिर फ़नाफ़िल पीर है, फिर फ़नाफ़िल हॉलीक्राफ्ट, फिर फ़नाफ़िल अल्लाह है। ये तरतीब से ग्रेजुअल क्वालिफिकेशन के लेवल्स हैं। इवन के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको नहीं छेड़ना, जो इनके मुँह से इन्होंने निकाल दी ना बात बददुआ ये वो पूरी हो जाएगी। तो ये हम सिर्फ गॉड के साथ वो करते हैं कि जी गॉड सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम लोगों के साथ भी ये करते हैं कि ये फलाना बंदा ये कर सकता है, तो इसका मतलब है कि हम उसको उसके जैसा पावरफुल समझते हैं। मेरे पास यहाँ पर हमारी अकेडमी में कोई मतलब 6-7 साल तक एक स्टूडेंट पढ़ती रही है, और उसने मेरे ख्याल में उसकी 1 या 2 लड़कियों से उसकी बस फ्रैंक हुई है, और उसको जिसने भी थोड़ी सी बदतमीज़ी की है वो किसी से बदतमीज़ी नहीं करती थी, फैमिली की भी सैयद है, तो उससे किससे बदतमीज़ी मतलब नहीं करती थी, ज़्यादा बात भी नहीं करती, बस खामोश रहती। उसको क्रिटिसाइज करने के मौका जिसको मिल गया तो उसने देखा भाई ये चुप है, मूडी है, बात भी नहीं करती। उन्होंने क्लास में कहा कि चलो आज इसको ही छेड़ दे, इसको तनकीद का निशाना बना लेते हैं। उनको जहन में पता नहीं क्या खपता आ गया, तो उन्होंने जिसने उसको कुछ कहा, हैरत की बात है, मैंने कहा कि भाई ये तो काम ख़राब कर दिया आपने। मैंने लड़की से कहा, मैंने कहा आपने उसे क्रिटिसाइज नहीं करना था, अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो कैसे? वो नहीं सर, ये बड़ी उछलती थी लड़कियां। वो जिसने उसे बदतमीजी की ना बैच के अंदर, पास नहीं हुई। और बाखुदा मैं एक बार मैं पूरी बाखुदा कहता हूँ, उन्होंने आकर माफिया मांग के उससे पास हुई है। वो इसकी जिंदा मिसाल पिछले बैच के अंदर भी है, आप उन लड़कियों से भी जाके पूछ लें, ठीक है। और उसकी जिंदा मिसाल एक आसमा भी बैठी हुई है। मेरे साथ ये चीज़ है, मैं भी कॉफी ले लेती। आपने मुझे पेन फेंका ऐसे, मैंने कहा पेन, आपने ऐसे पेन मुझे फेंका। उसने आपसे जब देखा, उसने आपसे कहा था कि ये क्या तमीज़ है, अब कुछ नहीं होता। आपने कहा बहुत स्टोर की बात है, आगाज की बात है, ठीक है। मैंने कहा पीरनी, इसे कुछ ना कहना, कोई बात नहीं, बच्चे जदीद बच्चे हैं जी। वो बोले बच्चे नहीं रहे, उसे पीरनी कह रहा था। अच्छा, वो अब भी उसने कहा नहीं वो बड़ी बदतमीज़ है, उसने कहा। मैंने कहा नहीं छोड़े, ये बच्चे जदीद बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो बाद में भी उसकी थोड़ी सी शायद उसके साथ हुई है 1-2 मरतबा, इसे पता नहीं, मैं कहना भी नहीं चाहता था। उसने अभी पूछा है कि वो पास होगी, मैंने कहा उन्होंने बख्श से माफ़ कर दे। उसने कहा नहीं, वो कहती है चूल्हे पे मेरे वालों, ठीक है। वो खुद भी पास नहीं खुद पास वो इस तरह है ना, वो पेपर देती मर्जी से है, मर्जी से, और पढ़ती पुढ़ती कोई नहीं है वो ज़्यादा, लेकिन उसे समझ बूझ है। नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। फरिया को जानते हैं ना? फरिया जानते हैं ना? ठीक है। फरिया ने आखिर उसे सारी की है, और 2-3 मरतबा उसे कहा कि आप मुझे बस, मैं नहीं कहता कि शी इज गॉड, मैं नहीं कहता, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, ये मेरी आंखों देखा एक वाक्य था जो मैं देख रहा था ना, वो 3-4-5 लड़के ऐसे थे
जो उसके साथ ऐसे करके तो वो पास नहीं हुई और हम बाकायदा हुमा और ये वो मुझे कहते कि सर देखा वो ऐसा हो गया, सारी पेड़ उन्होंने एंज किया तो एंज हो गया। तुम नहीं थी, तुम उस BA में थी, वो MA में थी। अब ये ना कहो पीपी को पता चल गया तो तुम्हारी इच्छा बता जाएगी, उसे पता चल गया। तुम जो मैं नहीं मानती, प्रिया भी यहीं कहती थी और फेल होने वाली सारी लड़की ऐसे शौकी बनती थी और आखिर फिर वो उससे सारी करके याद गई है। नहीं मैं तो वो क्लियरली बता रहा हूँ। मेरे साथ ये चीज होती है और ये उससे पहले मैं किसी चीज को मैंने ना मैं कुछ देखती हूँ ना और कहीं मेरे दिल में ख्याल आ जाए ना कि ये चीज मुझे मिल जाए। वो कोई मतलब कि बुरी नजर या ये चीज नहीं होती कि मुझे कोई लालच होता है, ऐसे ही कहीं एक ख्याल करता हूँ कि काश मेरे पास भी हो, तो यकीन करेंगे वो चीज मुझे जरूर मिल जाए। वही चीज कोई ना कोई जो है ना वो बंदा मुझे कहता है कि तुम ले लो, और ना मैं किसी से मांगती हूँ ना मैं किसी को कहती हूँ। और मैं ये एक हफ्ता पहले मैं एग्जाम में मैं जो भी सोचती हूँ ना मुझे मिलती है। तो ये हर इंसान के अंदर एक चीज होती है, मैं आपकी बात ये सुन के सोच रहा हूँ कि जब भी मैंने खाना खाया है तुमने उसमें से कुछ ना कुछ उठाया जरूर है। इसका मतलब तुम मुझे हर खाने पर यही सोचते हो कि ये मुझे मिल जाए। हाँ जी हाँ बताओ, बता तो दे रहे, इसमें कौन सी छुपाने की बात है। और जिससे वो खा जाती है ना, शिया है जो कि जिससे गुस्सा कर जाती है ना, खार खा जाती है, छोटी सी खार करती है बस। मुझे भी आज एक बंदा अब भी ऐसा है, एक बंदा अब भी ऐसा है मेरे साथ जो हो रहा है, वो नाराज हो तो मेरा नुकसान होना शुरू हो जाए। अल्लाह बख्श कांट जी वाले। थोड़ा बोलो, पहले देखो निशान पड़वा के आ गई। क्या वो कोई इतनी लंबी कहानी सुना रही थी, उसका क्या पता नहीं, बोले जाए सुबह चुप सारे लेने ऊपर नीचे कर रहे। अच्छा उधर याद है ना, बोलने लगी बोलती गई मैं कहता हूँ चुप चला। ओके आगे बढ़ते आगे। तुम टीचर हो ना, तो घंटे भर बंदा वापस है तो सारे बच्चे तुमने गोद में उठाए हुए। ये तो ऐसी टीचर है जो जैसे बोले जैसे कहे बस ये तो कहती बस आ जाओ। ये मुरीद बकी और मुझे यकीन है सारी रात इसने गुन कहे होंगे आसमा तुमने मिसला तैयार कराया, आसमा मिसला तैयार कराया।
हाँ हाँ मैं 2 महीने पढ़ाया तो उसको सारी रात उसको लोग की नीयत थी पेपर देने के बाद नहीं आपको आसमा की वजह से। ठीक है नहीं, वैसे एक बात मैं भी कह देता हूँ कि मतलब है उसने मेरे जाने के बाद आपको कराया। कह तो रहा हूँ तूने बोल शादी नहीं पड़ती रहेगी आसमा के बाद। मैं पक्की स्टूडेंट और फिर भी 2 महीने मैंने नहीं पढ़ा, फिर भी मैं इसके साथ था। फिर एक दफा वो आए थे सारे बेटा उनकी मंगनी हो गई है। क्या तुमने कहा सर मेरी भी हो गई है। मंगनी भी नहीं हुई, उसकी शादी भी कुछ नहीं हुआ। मेरे डर से जब मेरे लिए गाना गाते हैं ना और पूरे पैशन के साथ, और गाना भी कहाँ गाते हैं, वो अनारकली में माइक लेकर माइक में उन्हें ले देता हूँ, मुझे क्या जिद करते हैं कि सर ऐसा करते हैं सर वो थोड़ा सा हो जाए गाना गीत में, आप माइक ले। जब वो माइक लेकर मैं देता हूँ, यकीन करें वो एक पूरा एटमॉस्फेयर जो होता है ना वो अनारकली का नहीं, वो जो वाशे मास्क के साथ जो सूट सीट है, पूरा एटमॉस्फेयर ऐसे हो जाता है जैसे पूरी कोई फिल्म स्क्रीन बन गई हो, कि लोग दायरे में जाते हैं, वो गाना मेरे लिए गा रहे होते हैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ, वो गाना गाते हैं वो, और मैं ऐसे ठहर देता हूँ हीरो की तरह, और वो बड़े ग्रेसफुल अंदाज में ठहर के ऐसे कर रहा होता है, गाना गा रहा होता है ना, घुंघरू की तरह, फिर मुझे तो इशारा कर रहा था, देख रहा था, एक्सप्रेशन बना रहा था, मैं भी देख रहा होता, तो पूरे मूड में होते हैं, सारे लोग देख रहे होते हैं, कहते हैं वो तबला बाजा बजाने वाले वो लाइव बजा रहे होते हैं ना, तो सारे मतलब बड़ा रूप परवर सा मूड बन जाता है, 4-5 मतलब ऐसा हो गया। तो डांसी वैसे मेरा बड़ा मेरे डांसी मुझे वैसे वो बहुत पसंद है, मेरा स्टूडेंट है और उसका एक्सेंट भी बहुत अच्छा है, ठीक है, पोलाइट तो वो है। अच्छा आगे पढ़ो। ये देखिए, ये पार्ट 2 के अंदर आते ही बच्चों के एक्सप्रेशन देखा करें कैसे होते हैं। ये पहले पढ़ाएं, जल्दी पढ़ाएं, पढ़ा भी दिए आपको। ये भी 3 पेपर पास हुए हैं। अच्छा मैं पढ़ाने लगा था, आइए मैं पढ़ाता हूँ। The whole speech can be divided into 3 parts and part second can further be divided. खुदा के लिए छोड़ दो यार इसको। The first part is about the indifference of heaven and about divine apathy. कौन सा? लेकिन आप इंडिफरेंस का मतलब है लापरवाह। नहीं अच्छा मैंने वर्ड नहीं है तो मैंने कहा चाहता आपने डिफरेंस लिखना था, आपने इनडिफरेंट लिखा हुआ था, इनडिफरेंट लिखा हुआ था, एक्चुअली इनडिफरेंट भी पूछा था आपने, तो इनडिफरेंस होता है, इनडिफरेंट नहीं होता। The words are not put together on any structural principle, so one has to study the words in their individual capacity. अच्छा, one has to study the words in their individual capacity. वर्ड उसके अंदर मौजूद हैं, बात वहीं आ गई, रीडर का रिएक्शन है, जो आपने रिएक्शन देना है, जो चीज़ आप अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी है, मेंटल कैपेसिटी है और लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, आप उसके मुताबिक उसको एनालाइज करना शुरू कर देंगे उसको। एट द सेम टाइम ये टेक्निक वैसे अच्छी भी है, क्वाइट मॉडर्न टेक्निक है कि राइटर लिख देता है और रीडर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक सोचना शुरू करता है, ना कि राइटर की सोच को फॉलो करना शुरू करता है। एंड दैट इज टोटल एंटी थियोलॉजिकल थिंग। ये टेक्निक एंटी थियोलॉजिकल है। थियोलॉजी के अंदर क्या होता है, क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या है, ईसाईयत में क्या है, जो चीज़ क्राइस्ट ने कह दी है दैट इज बेस्ट और उसको वी हैव टू फॉलो इट। लेकिन अब जो मॉडर्न रीडिंग्स हैं
अब ये भी एक पॉइंट वैसे मेरे जहन में आ रहा है, रीडिंग्स के म्यार भी बदल गए हैं। पहले रीडिंग्स क्या होती थी, मतलब सही से पढ़े जाते थे, मुकद्दस किताबें अथेंटिक बुक्स पढ़ी जाती थी सेंट्स की, उसके बाद सेकेंडरी जो चीज़ आती थी वो सेंट्स की बुक्स पढ़ी जाती थी। अब हमारे रीडिंग के म्यार बदल गए हैं, हम वो सेंट्स की बुक्स या वो बुक्स पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट कोपिंग विद आवर सिनेरियो, हमारे इस सिनेरियो में वो कोप नहीं कर रही। लेटेस्ट जो चीज़ें आ रही हैं हमारी वो रीडिंग का हिस्सा बन रही हैं। तो लेटेस्ट रीडिंग हमें ये चीज़ बना रही है कि लिखा हमने है, सोचना आपने है। पुरानी राइटिंग के अंदर क्या है, लिखा जो हमने है दैट इज द बेस्ट वन फॉर यू। ठीक है, अगर हम इस चीज़ के आदी हो जाएंगे, एक पॉइंट है, इस चीज़ के आदी हो जाएंगे हम कि लिखने वाला वो है लेकिन सोचना हमने अपने एक्सपीरियंसेस और ख्यालात के मुताबिक है, जब इस चीज़ की आप आदी हो जाएंगे तो ओल्ड राइटिंग्स को आप ऑलरेडी डिस्कार्ड कर देंगे, खत्म कर देंगे, डिमोलिश कर देंगे। That is also point. Okay. In the opinion of the first part, there is a very quick words, quack 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 quack, which sounds as if a duck is quacking. ऐसे तो जैसे कोई बत्तख quack quack कर रही हो। In Latin, quack means is the function or capacity of, which is again a common term in scholastic theological debates. Some critics, Lucky wants to vocalize quack, versalize, but cannot. quack का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है वो बोलने की कैपेसिटी रखने के मीनिंग में इस्तेमाल किया गया है, और ये फ्रेंच का और इटालियन का उसका मीनिंग भी निकाला गया है। अक्वा जो होता है एक्चुअली, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसके मतलब अक्वा दैट द वाटर, वाटर को भी कहते हैं, ये आई थिंक ग्रीक है या रोमन है, उस लैंग्वेज क्वा जहाँ से इंग्लिश ड्राई हुई है, तो क्वा का मतलब वाटर भी है। देन देर आर सम हाई साउंडिंग वर्ड्स लाइक अफेथिया, अथम्बिया, अफोजिया। अफोजिया था लाजमी लिखना था, फौजिया ही लिख देता, चलो कोई चीज़ हमारे लिए भी होती। मेरेंडा reminds one of the Shakespeare's characters in The Tempest. The plunge, torment, flames, firmament, blows, heaven and hell, so blue, so calm. These words represent locutor's state of mind. अच्छा जी, ये कोई स्टेट ऑफ माइंड को ज़ाहिर करते हैं कि वो ये क्या कह रहा है, लेकिन मैं इसको इस कंटेक्स्ट में नहीं देखता। मैं स्पीच के स्पीचेस को, फ्रेगमेंट्स को सिर्फ एक कंटेक्स्ट में देखता हूँ, और उसको जितना मर्जी आप एक्सपेंड करते जाइए, जितना मर्जी उस पर आर्गूमेंट करते रहें। अगर वो स्टेट ऑफ माइंड है तो फिर फ्यूटाइल भी है, ये भी ध्यान रखें। The phrase of the reasons unknown is the refrain or burden of the tirade. It occurs 9 times. मैं यही कहने लगा था कि उस स्पीच के जो फ्रेगमेंट जो इसने जैसे इस्तेमाल किए हैं, firmament, fire, flame, firmament, blows, heaven, hell, blue, calm, इस तरह के वर्ड भी इस्तेमाल किया। व्हाट इज दिस? आपको इस तरह की वर्ड कहाँ मिलती है? आप ये देखें, उसकी रवानी देखें, उसका मूड देखिए, उसका अंदाज देखें, तो ये किसी मुकद्दस किताब में ही मिलती है। वहाँ से फिर the phrase for reasons unknown, of reasons unknown, is the refrain or burden of the tirade. It occurs 9 times. If Lucky's tirade is the core of the play, this phrase is the theme of the tirade. ये reasons unknown, ये कहना। In which there are certain things in this play which happen for reasons unknown. Why does not God come? Reasons unknown. What is the identity of the tramps? Unknown. Why the tramps do not leave the stage? Unknown. Why Pozo becomes blind and Lucky dumb?
unknown. What does God signify? Unknown. All these questions could be answered only by saying for reasons unknown. अच्छा, reasons unknown. अब ये देखिए, ये द ट्रूथ अननोन, ये बात बनती नहीं, ट्रूथ अननोन, दिस इज अननोन, ये भी ठीक है। कॉजेज अननोन, ये भी ठीक था। रीजंस अननोन, तो उस रीजंस अननोन के फ्रेज के अंदर भी आप देखें कि अनसर्टेनिटी कितनी है और उसका अनइवन कॉम्बिनेशन कितना है। ठीक है, for reasons unknown. The second part is about man who is shrinking, man who is dwindling. Again, it opens with the sound distortion in the given word. Academy and anthropometry. In French, caca means excrement. अगर हम इसको रीजन करना हो तो इसको टेक्स्ट में दें कि मतलब जैसे टॉप्स वगैरह है वो हमें जो भी रीजन देते हैं कि बोर्ड को तस्लीम कर लो या वो जो हमें बताते हैं जैसे हमारा मतलब काम में देखते हैं कैसे है, तो हम अपने जॉब्स को मानते हैं रवि को, उसके मुताबिक करते हैं। तो मेरी वो शायद ये कहना चाहता है कि वो जो हमें रिजल्ट देते हैं वो हमें लॉजिकली नहीं लगते हैं, उसकी वो रिजल्ट जो दे रहे हैं वो अननोन है। लॉजिक्स जो देते हैं वो हॉली बुक्स में लॉजिक्स हैं, प्रूव करते हैं कि अगर ये चीज़ है, ईश्वर का स्टैंड करता है, ईश्वर को कैसे पहचानेंगे, कहाँ है, तो वो कहेंगे जी ईश्वर को पहचानना है तो आप पत्थर तोड़ के देखें। देखिए पत्थर तोड़ के देखें तो उसके अंदर कीड़ा है, वहाँ उससे मिल रहा है, दैट इज अ लॉजिक, रीजन है भाई इसको खाना पहुँचाने वाला कहीं पर मौजूद है। तो ये ईश्वर को डिटरमाइन करने के लिए क्या है, वो पत्थर के अंदर कीड़े की एग्जाम्पल दे दी गई है, डिटरमाइन, ये रीजन है। ठीक है, लेकिन ये रीजन जो हैं सो हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके रीजन वहां पर नहीं दिए जाते। ठीक है, उनके बारे में क्या दिया जाता है, मोस्टली जगहों पर ये दिया जाता है कि मतलब सपोज ये जो जमीन है, पृथ्वी, ये फिजा में मोहल्लिक है, कैसे है ये तुम्हें मालूम नहीं है, गीता में लिखा हुआ है। ये तुम्हें पृथ्वी मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है ये तुम्हें मालूम नहीं है, तो ये क्या है, रीजंस अननोन है ये, और मोस्टली देखो तो वो शब्द है इस कंटेक्स्ट में करती। अब आओ अगर इसके बात से देखा जाए तो अगर हम बाकी लॉजिकल करने की कोशिश करें तो हम कितनी लॉजिक फाइंड आउट कर लेंगे। आज आप इंसान को फिर ज़रूरत तो पड़ती है ना, वो खुद भी इसमें कहता है कि बोर्ड का इंतजार करना या बोर्ड को फॉलो करना भी फ्रेंड्स की नीड है, उनको ज़रूरत भी है उस चीज़ की। वो चाहते हैं कि बोर्ड को सल्यूशन दे, वो चाहते हैं कि वो केयर करे और उनको करना किसी से आज़ाद करे, ये भी तो चाहते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि ईश्वर का होना, ईश्वर है या नहीं है तो वो हमें लोगों ने बताया है, उसके उतार ने बताया है, जिसको प्राप्त कहते हैं, उतार ने कहा कि ईश्वर है, तो इंसानों ने खुद ही उसको डिटरमाइन कर रखा है ईश्वर को। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इफ ही इज, अगर उसको है, मौजूद है, उसके मौजूद है तो उसके होने से हमारे मसाइल हल होने चाहिए। अच्छा, मसाइल हल होने के लिए जब हम वो करते हैं तो आधे लोगों के मसाइल हल होते हैं, आधों के नहीं होते। ठीक है, लड़के को वो मारता है लेकिन उसके भाई को नहीं मारता। ठीक है, एक चोर जो है पास, एक चोर फेल। तो दूसरा क्वेश्चन ये उठ जाता है कि इफ ईश्वर इज देयर तो वो हमें लॉजिक प्रोटेक्ट करे, हमें सॉल्वेशन दे हमारे ऊपर।
लेकिन राइटर कहते हैं कि ये वेट है, अनसर्टेनिटी है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर वो उठाता है, वो अगर दो में से एक काम है कि या तो ईश्वर को डिटरमाइन 100% करो, कहाँ है, यहाँ है। ओ भाई ईश्वर इधर तवज्जो कर, मेरे तो मक्खी बैठ रही है गंदी, हटा ही टाइम पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं, बूढ़ा हो रहा हूँ। ओ भाई ईश्वर ये चिट्टे तीले निकल आए खैर थे काले कर इनू दस्ती। ईश्वर का पता होना कि ईश्वर यहाँ पर है, डिटरमाइंड पक्का हो जाए, उसको हिला कर पूछे साथ ही रखे उसे, या तो ये कर दें, या फिर ये कि ये वेट छोड़ दें ईश्वर का और यहाँ से ट्रेडिशन छोड़ दें, बल्कि खोजें अपने आप को खुद ही, डिटरमाइंड अपने आप को कर लें और अपने मसाइल खुद ही सॉल्व करें। ये 4 क्वेश्चन मैंने रेज कर दिए। और जो मॉडर्न एटीट्यूड है वो लास्ट वाला आ रहा है, डार्विनियन है कि हम ही हैं, ठीक है सब कुछ। लेकिन इसके लिए जो क्वेश्चन था रीजन कहाँ से लाएंगे, तो बहुत बड़ी कायनात है यार, तो टाइम की जरूरत ही है। एक होता है तो फिर भी क्वेश्चन रेज होता ना। भाई आप देखिए मेरी बात, लाजमी नहीं है कि आखिरी ऑप्शन ही हमारा निकले, लेकिन आखिरी ऑप्शन में देखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड अंग्रेजों की है ना, कैम्ब्रिज अंग्रेजों की है ना, स्पिरिचुअलिज्म की वहाँ पर उन्होंने पूरी डिपार्टमेंट बना दी है, बहुत बड़े बड़े पाकिस्तानी स्पिरिचुअल मास्टर वहाँ पर जाते हैं, लेक्चर देते हैं, वहाँ पर मतलब है ये योगी होते हैं, लामे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर, यू विल नॉट बिलीव इट, वहाँ पर वो लोग जाकर लेक्चर देते हैं जिनके जिस्म पर एक कपड़ा भी नहीं होता, नंगे तिरंगे होते हैं, उन्हें हिप्स भी निकाली होती है, फ्रंट भी निकाला होता है, औरतें मर्द वो जाके लेक्चर देते हैं, वो लामे हैं। और वो लोग स्टूडेंट बाकायदा बैठकर उनके तजुर्बात नोट करते हैं, सुनते हैं उनको, व्हाट इज गोइंग ओवर देयर। बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग साइंटिस्ट बैठे होते हैं जो उनके लेक्चर सुनते हैं, इनके तजुर्बात क्या कहते हैं, और वो उनको नोट करते हैं कि किस स्टेज पर है। हो सकता है गॉड की तलाश स्पिरिचुअलिज्म के जरिए हो भी जाए, डिटरमाइंड हो जाए, जो हमारी सफरिंग है हो सकता है उससे हम आज़ाद हो जाए। कैसे आज़ाद हो जाए? जिस तरह के रूहानी शख्सियत आज़ाद होती है, कोई रूहानी आदमी आज़ाद होता है। तो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, आप भूल रहे हैं कि लोग जो है अपनी फिजिकल बॉडी से आज़ाद हो जाते हैं। बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, स्पिरिचुअली आप आउट हो गए, बाहर हो गए। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट कहाँ है? अजय आपके बावजूद जो हिंदू थे उनके अंदर ये सारा कुछ है। जी आपके भी हिंदू थे, आप तो रब से हैं। हम ये चीज कर सकते हैं, वो दूसरे के जहन में जाके, तो वो एक मैंने नॉवल पढ़ा था इस तरह का, तो वो दूसरे के जहन में जाके उसकी सोच पढ़ सकते हैं, उसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं उसके जहन को। तो ये भी एक कोई चीज़ है कि इंसान कुछ कहीं और है और किसी और को कंट्रोल कर रहा है। तो ये बात समझ आ गई है? कल तो तुम टेस्ट नहीं दोगी ना, अब तुमने हाँ कहा है। देखो ये कैसी बात है, वो देखिए ये कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मैं तो कहता कल आप आती ना तो आपकी रूह यहाँ पर तैर रही होती, आगे बैठ रही होती। हम कहें फिजिकल बॉडी, कह रहा हम लामे हैं। ओके, आई थिंक दैट इज इनफ। नाउ नोट करेंगे क्या क्या चीज़ इसके लिए, लकी के कैरेक्टर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लकी का जब कैरेक्टर आपने वो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपीयरेंस, पहला पॉइंट है अपीयरेंस का। अपीयरेंस को, अपीयरेंस के नीचे आप सब पॉइंट बना सकते हैं। ए लिख दें,
ये उसकी फिजिकल अपीयरेंस लिखना। यानी फिजिकल अपीयरेंस में आप वहाँ पर लिखेंगे भी उसकी दाढ़ी कितनी थी, उसके सर के बाल सफ़ेद थे, वो झुका हुआ था, वो कितनी उम्र का लगता था, उसको देखकर क्या महसूस होता था, उसकी शक्ल पर, उसके कपड़े कैसे पहने हुए थे, ये सारी चीज़ें बयान करेंगे अपीयरेंस में। इसके बी पॉइंट जो बनेगा स्लेव लाइक, उसके बाद सेकंड पॉइंट पर सेंट लाइक, सेंट लाइक, नहीं, पहला मैंने अपीयरेंस बताया है, अपीयरेंस में ए बी सी डी करवा रहा हूँ। सेंट लाइक, गॉड लाइक, अगला सी, GOD गॉड जी। पेपर में कैपिटल लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं एज अ मुस्लिम होने के नाते आपको अलाउ बिल्कुल नहीं करूँगा, आप गुनाहगार ना हो, ताकि जी छोटा लिखिए। अब आप अल्लाह माफ करे। अच्छा, तो इसका डी पॉइंट बनेगा चलो जी, बस इसका डी नहीं, बस इतना काफी है। स्लेव लाइक हो गया, सेंट लाइक हो गया, भाई कोई बुजुर्ग लगता है हमें, ठीक है। तीसरी बात हमें गॉड लाइक लगता है, हाई पैमाने पर लगता है, ओके क्लियर। अच्छा, एक अपीयरेंस हो गई, तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इसका बना है हिज एक्टिविटीज। अच्छा, एक्टिविटीज में आप ये लिखेंगे इंटरेस्ट, उसकी इंटरेस्ट किस तरह की हुई है, स्लेविश असिस्टेंस, असिस्टेंट लिखते हैं, असिस्टेंस, भी असिस्टेंस उसने किस तरह की है, ये एक्टिविटीज के अंदर आ रहा है। उसके बाद उसकी ईटिंग, वो बाद में करता हूँ, एक ही बनाऊंगा पॉइंट, ईटिंग आप कर लें उसकी। उसके बाद डम्ब लिखें, एज अ डम्ब, जब बहरा हो जाता है। और डिपार्चर, उसका, हाँ अच्छा, क्या लिखें उसका, रेज, ओके लिखेंगे रेज। तो उसका डिपार्चर लिखें, खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बना इसका हिज स्पीच, लकी स्पीच लिखना है। नंबर 1 उसका पॉइंट लिखें, स्पीच लाइक प्रॉप्ट, ये ए बन गया। स्पीच लाइक गॉड, his dialogues, his fragments of speech. उसके बाद इस बीच में ही बता रहा हूँ सारे पॉइंट, ठीक है। क्या बताया था अभी,
अच्छा, फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद जी टेम्पर ऑफ स्पीच, टेम्पर एंड टून ऑफ स्पीच, टेम्पर एंड टून ऑफ स्पीच, स्पीच का मिजाज कैसा था, तेज आउटबस्टेड था वो। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, लुकिंग, अगला पॉइंट है लुकिंग डीप फिलॉसफी, but actually looking deep philosophy, but actually hollow blasts, hollow blast, ठीक है नहीं, अभी लिखने आगे। सरप्राइजिंग इंप्रेशन इन स्टॉट, मैं आपको नहीं बता रही अभी, आप लिखें। सरप्राइजिंग इंप्रेशन इन स्टॉट, अभी नहीं करना हुआ। इसका सरप्राइजिंग इंप्रेशन स्टार्ट में था, लेकिन मिड में जाके स्टार्ट के बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है स्पीच का, इफेक्टलेस, फ्लैट फ्रॉम द मिड। आपको याद ना, वो जब स्पीच कर रहा होता है ऐसा ठहरा होता है, वो जब मेरे सारों के मुंह खुले रह जाते हैं, वो देखने लग जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर देखते हैं, जब मिड में वो पहुंचता है तो वो जाकर पास नहीं करता है ना, इफेक्ट फ्लैट हो जाता है ना उसका, करेक्ट। अच्छा, ये तो उसकी स्पीच है। तो उसके बाद अब अगला पॉइंट बनाएं, थीम ऑफ द स्पीच। ए लिखें थियोलॉजी, फिलॉसफी, लैंग्वेज, रेपिटेशन, helplessness, repetition, helplessness, etc. आगे आपको ऐड कर सकते हैं जो चीज़ आप देखो, थियोलॉजी में आपको समझ आइए कि उसने गॉड के बारे में क्या कहा। अगर कोई फ्रेगमेंट आपको समझ आता है, वो फ्रेगमेंट वैसे उठा के लिख दे और अपना व्यू लिख दें कि इसके अंदर हमें ये समझ आइए वो ये कह रहा है गॉड के बारे में। अगर आपको फिलॉसफी को नजर आइए
भाई दी फिलोसफिकल उसने ये टुकड़ा कहा है, उस टुकड़े को आप इन्वर्टेड कोड में लिखें और आप बताएं कि इसके अंदर ये कह रहा है। अगर सेंटेंस के बारे में कोई बात मिलती है वो बता दें। अगर आपको लैंग्वेज के बारे में कोई कोड कोई चीज़ मिलती है, जैसे खप 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 वो कहता है, तो आप वो कोड करें और साथ बताएं इसका मतलब ये बनता है, जो आप रीजनेबल सोचते हैं। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखें, कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन ये है इसका, absurd, absurd। अब absurd का मैंने एक लफ्ज लिखवाया, लेकिन आप इसको कितना बड़ा कर सकते हैं कि अगर ये स्पीच absurd है, ड्रामा absurd है, तमाम ह्यूमन बीइंग absurd है, अगर ये स्पीच बहुत ताकतवर है, उसके अंदर बहुत सारी फिलॉसफी और डीप बहुत कोर्स और बहुत अहम बातें कही गई हैं, लेकिन वो अहम बातें समझ में आने वाली नहीं हैं, तो इसका मतलब है तमाम लोगों की ये अहम बातें समझ में आने वाली नहीं है, बल्कि फ्यूटाइल है, जस्ट ये हॉलो बम्बास्ट है। तो अगर इसके अलावा कोई और पॉइंट आपको मिलता है तो आप लकी के करैक्टर में डाल सकते हैं और बात कर सकते हैं। लकी की स्पीच को ध्यान में रखिए। इन बुक्स ने मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ देना है, वो टेक्स्ट को पढ़ें और ये मैंने इतनी बातें बता दी हैं, आप उसके अंदर से तलाश करें जो चीज़ें आप कोड करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मुझे नहीं देंगे तो यूनिवर्सिटी को देंगे। टेस्ट ना दें, लेकिन इसके पॉइंट्स बनाते जाएं घर में, ताकि आपको याद रहे। जी, ठीक है। अगर कोई पॉइंट और आपके ध्यान में आता है इसके अलावा, ये पॉइंट आप एग्जाम में लिखेंगे तो लिखेंगे जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट आपके ध्यान में है तो वो उसके बाद कर लीजिएगा। क्लियर? नाइस सब्जेक्ट।